Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I welcome you all to lecture number 2 of the rectified series. In today's lecture, we are going to study center tapped full wave rectifier. We are going to see its working, the peak inverse voltage, and the relation of time period and frequency between the input and the output waveforms. So let us begin. Before we start looking into the actual circuit of the center tapped full wave rectifier, let us spend a few minutes here and try to see what is a center tapped transformer. Please note that in center tapped full wave rectifier we use a center tap transformer. A center tap transformer is quite similar to a normal transformer where you have two terminals on the primary side. Look, this is the primary terminal of the transformer, and it has a secondary terminal just like a normal transformer. But unlike the normal transformer, which has only two terminals on the secondary, it has a tapping in the middle. मतलब क्या हुआ? देखिए, आर्म ट्रांसफार्मर के अंदर और ये जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, देयर इज नॉट मच डिफरेंस. आपके पास प्राइमरी के ऊपर दो टर्मिनल्स होंगे जैसे कि आर्म ट्रांसफार्मर में होते हैं, इस ट्रांसफार्मर के अंदर भी, और इस ट्रांसफार्मर में भी नॉर्मल ट्रांसफार्मर की तरह सेकेंडरी के ऊपर भी दो टर्मिनल होंगे. मैं कोने वालों की बात कर रही हूँ. इसके अलावा इसके सेकेंडरी के सेंटर से भी एक वायर निकल रही होगी. ये क्यों है? ये इसलिए है कि ये वायर सेकेंडरी के फुल वोल्टेज को, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस वोल्टेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये ट्रांसफार्मर एक 1:1 का ट्रांसफार्मर है, 1:1 टर्न रेशियो का ट्रांसफार्मर है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितना वोल्टेज प्राइमरी के ऊपर फुल्ली आ रहा है उतना ही फुल वोल्टेज सेकेंडरी के ऊपर भी आ रहा है. 1:1 का तो ये मतलब हुआ. तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी का वोल्टेज अगर फुल वोल्टेज 48 वोल्ट है तो डेफिनेटली सेकेंडरी का फुल वोल्टेज भी 48 वोल्ट होगा. तो अगर कभी आप सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर के दोनों कॉर्नर वाले टर्मिनल के ऊपर करेक्शन करेंगे और बीच वाली वायर को अनयूज छोड़ देंगे तो जो फुल सेकेंडरी वोल्टेज होगा जैसे कि 48 वोल्ट वो आपके सर्किट को प्रोवाइड कर रहा होगा आगे. लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि एक टॉप वायर और एक मिडल वाली वायर को यूज करेंगे तो वो आपके सर्किट को उसी वोल्टेज का आधा प्रोवाइड कर रहा होगा. जैसा कि यहाँ नजर आ रहा है 24 वोल्ट. इस वक्त आपने इस लाइन को अनयूज छोड़ा हुआ है. सिमिलरली आप जो है वो इस कॉर्नर वाली वायर और सेंटर वाली वायर के दरमियान भी काम कर सकते हैं. उसमें भी आपको वही वो आधा वोल्टेज दे रहा होगा और इस वक्त आपने ये लाइन अनयूज छोड़ी होगी. तो सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है कि आपके पास तीन वायर्स अवेलेबल हैं. इट इज़ टोटली योर चॉइस कि आप दोनों कोने वाली वायर्स के ऊपर काम करें या कोने वाली और बीच वाली के ऊपर काम करें जिसमें आपको आधा वोल्टेज मिले. मैंने यहाँ 48 और 24 वोल्ट एग्जाम्पल दिया. डेफिनेटली आपके जो फुल सेकेंडरी का वोल्टेज होगा वो कुछ और होगा और हाफ वोल्टेज आपका कुछ और होगा. आफ्टर स्टडिंग द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, नाउ लेट अस बिगिन विद द स्टडी ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर. Consider the circuit as shown in figure. This is the basic circuit of a center tap full wave rectifier. For simplicity, I have kept the turn ratio between the primary and secondary as 1:1. In reality, of course, it will not be 1:1. It will be 1:to some lower value so that the voltage can be stepped down. ज़ाहिर है नॉर्मल सिनेरियो में जो ट्रांसफार्मर होगा जिसने के रेक्टिफिकेशन के सर्किट को आगे चलाना है, इट वुड बी अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ताकि आने वाले 220 वोल्ट्स को स्टेप डाउन करा के किसी लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट कर सके. ओके, नाउ यू सी कि देखिए इनपुट वोल्टेज जो कि यहाँ से आ रहा है इसके अंदर जो वोल्टेजेस है वो क्या है? वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 4 3 2 1 0 है. फिर सारे वोल्टेजेस माइनस में आ रहे हैं, फिर पॉजिटिव साइकिल चलेगी, फिर नेगेटिव साइकिल चलेगी. ठीक है, हमें बेसिकली ये देखना है कि अगर यहाँ पर से इतने सारे वोल्टेजेस प्राइमरी के ऊपर पहुँच रहे हैं, पॉजिटिव भी पहुँच रहे हैं, नेगेटिव भी पहुँच रहे हैं, तो ये सर्किट कैसा बिहेव करेगा, D1 D2 का क्या रिस्पॉन्स होगा, दैट वी एक्चुअली वांट टू सी.
अच्छा, वी कैन नॉट स्टडी दिस कंप्लीट सर्किट फॉर ऑल दीज वेव फॉर्म्स। कहने का मकसद है कि आप 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे इतने सारे वोल्टेजेस पे सर्किट को स्टडी नहीं कर सकते। तो हम करेंगे ये कि किसी एक पॉजिटिव वोल्टेज के ऊपर सर्किट को स्टडी कर लेंगे और कहेंगे बाकी तमाम पॉजिटिव वोल्टेज पर ऐसा ही रिस्पॉन्स आ रहा होगा, हम इसे जनरलाइज कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह वी विल बी स्टडिंग वन नेगेटिव इनपुट और फिर कहेंगे कि बाकी तमाम नेगेटिव वोल्टेजेस पर भी ऐसे ही हो रहा होगा। सो लेट अस बिगिन विद दिस। मैंने क्या किया, मैंने इस वक्त अज्यूम ही कर लिया कि मैं +5 वोल्ट की बात कर रही हूँ, ये इस वाले 5 वोल्ट की, क्योंकि इस वेव के अंदर जो है 1 2 3 4 5 था, मैं 2 ले लेती, 3 ले लेती, 4 ले लेती, मैंने 5 को लेके चूज किया। जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव होता है। जो प्राइमरी पे पोलैरिटी है वही सेकेंडरी पे भी आ गई, जो प्राइमरी पे पोलैरिटी सेकेंडरी पे भी आ गई। प्राइमरी और सेकेंडरी का टर्न रेशियो क्या है, 1:1 है। यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज है वो बेसिकली 5 है। यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली 5 का आधा 5 डिवाइडेड बाई 2, जिसको मैंने कि बेसिकली VS डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया। यहाँ पे भी VS डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर क्या साइन आएगी, क्योंकि देखें ये प्लस से ये प्लस आया, ठीक है, इस माइनस से ये माइनस आया, ठीक है, ये दोनों कहाँ से आए, इस प्लस का जो भी ऑपोजिट साइन है वो यहाँ पर आएगा और इस माइनस का जो भी ऑपोजिट साइन है वो यहाँ पे आएगा। ये अब आपका सारे पोलैरिटीज जो है वो मार्क हो गई। आने वाला पॉजिटिव वोल्टेज, यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है, +5 आ रहा है, D1 के लिए तो एक पॉजिटिव वोल्टेज का काम सरंजाम दे रहा है, बट इट इज सर्विंग एज अ नेगेटिव वोल्टेज फॉर D2। D2 के लिए वो एक नेगेटिव वोल्टेज है। एज अ रिजल्ट D1 के पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर जब पॉजिटिव वोल्टेज आएगा तो D1 जो है वो ऑन हो जाएगा और D2 के पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर जब ये नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है, ये इस वक्त साइकिल पॉजिटिव ही आ रही है लेकिन D2 पे नेगेटिव पहुंच रहा है, तो D2 पॉजिटिव साइकिल आने के बाद चूंकि उसको एज अ नेगेटिव वोल्टेज ले रहा है, D2 जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो D1 ऑन एंड D2 ऑफ ड्यूरिंग द during the positive cycle. Let us see what happens next. ओके, सो हमने जो देखा कि डायोड D1 ऑन होगा, D2 ऑफ होगा, उस चीज़ को पिक्टोरियली मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है कि D1 ऑन है, D2 ऑफ है। D1 अगर ऑन है तो डेफिनेटली देयर विल बी सम करंट फ्लोइंग थ्रू इट। करंट विल स्टार्ट एंटरिंग द डायोड थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड विल बी रिटर्निंग थ्रू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि वी हैव अ करंट इन दिस डायरेक्शन। ऑल्दो सारी पोलैरिटीज आपके पास अवेलेबल है, यू कैन अप्लाई केवीएल इन एनी डायरेक्शन, लेकिन बस ये जहन में रखना है कि किसके साथ कौन सा साइन है, यानी यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, डायोड का प्लस यहाँ पर है, यहाँ पे माइनस है, और करंट जिस टर्मिनल में एंटर हो रहा होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है कि यहाँ पे प्लस है, V0 का पॉजिटिव यहाँ पे है, नेगेटिव यहाँ पे है, इफ़ यू नो ऑल द साइंस देन यू हैव द चॉइस दैट यू कैन अप्लाई द केवीएल इन एनी डायरेक्शन। सपोज करें मैंने इसको यूँ अप्लाई किया तो इट विल बी माइनस ऑफ VS/2 प्लस VD1 माइनस ऑफ VS/2 प्लस VD1 एंड प्लस V0 इक्वल टू 0। ये KVL आ गया आपका। मैंने यहाँ VD1 की जगह VD इसलिए लिख दिया है कि एक लाइन आप अपनी तरफ से ऐड कर लें कि अज्यूमिंग VD1 इक्वल टू VD2 इक्वल टू VD, यानी दोनों डायोड जो है इनका ड्रॉप बराबर है और उनकी जगह VD लिखा जा सकता है। बेटर कि आप ये एक लाइन यहाँ पे ऐड कर लें, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो गया, आपने जब V0 निकाला तो किसके बराबर आ गया, VS/2 माइनस VD, यानी कि हाफ ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज को जो आपने डिवाइड किया हुआ है फुली, उसका वो वोल्टेज, उसमें से माइनस हो रहा होगा डायोड का ड्रॉप। अगर डायोड आइडियल है तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, VS/2 होगा। और VS की वैल्यू क्या है, VS की वैल्यू इस वक्त 5 है। तो अगर अब मैं ज़रा इस आउटपुट को देखने की कोशिश करूं तो उससे पता क्या चलेगा, पता ये चल रहा है कि अगर डायोड आइडियल है और आउटपुट इनपुट से +5 वोल्ट दिया था तो +5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 VS/2, 5 वोल्ट डिवाइड बाय 2 यानी 2.5 वोल्ट आउटपुट पे आ रहा होगा अगर इनपुट पे 5 वोल्ट आ रहा है। यही सारी एनालिसिस अगर मैंने 4 वोल्ट के लिए की होती तो क्या होता,
4 वोल्ट डिवाइड बाय 2 यानी तकरीबन 2 वोल्ट आउटपुट पे आ रहा होता। अगर ये सारा काम मैंने 1 वोल्ट के लिए किया होता तो 1 वोल्ट डिवाइड बाय 2 0.5 वोल्ट आउटपुट पे आ रहा होता। तो पता ये चल रहा है कि जब कभी भी कोई पॉजिटिव वोल्टेज इनपुट से आएगा, आउटपुट पर उस वोल्टेज का आधा वोल्टेज आ रहा होगा व्हेन द डायोड इज आइडियल। ठीक है, हमने इसको, दिस इज द एक्चुअल एक्सप्रेशन। ठीक है, और आइडियल डायोड है तो बेसिकली कुछ इस तरह का आउटपुट आ जाएगा। इसी आइडियल के लिए हमने इसको प्लॉट किया है। लेट अस सी दैट। Okay, now if you look at the input and output waveform of the center tap full wave rectifier, you can very clearly see कि जब इनपुट की वेव में, देखिए ये इनपुट की वेव है, ये आउटपुट की वेव है। प्लॉट कैसे करना है? जब इनपुट पे 1 वोल्ट आया, मैंने आउटपुट पे 0.5 प्लॉट कर दिया। जब इनपुट पे 2 वोल्ट आया, मैंने आउटपुट पे 1 प्लॉट कर दिया। जब इनपुट पे 3 वोल्ट आया, मैंने आउटपुट पे 1.5 प्लॉट कर दिया। जब इनपुट पे 5 आया, मैंने आउटपुट पे 2.5 प्लॉट किया, एंड सो ऑन। इसी तरह से करते चली गई। ये काम मैंने तब किया जहाँ जहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेजेस आ रहे थे, यानी कि मैंने सिर्फ पॉजिटिव वोल्टेजेस को आधा करके आउटपुट पे प्लॉट करा। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि जैसी वेव मेरी इनपुट की थी, जैसा शेप मेरी इनपुट की वेव का था, वैसे ही शेप मेरी आउटपुट की वेव का आया। लेकिन सारे वोल्टेजेस जो कि इनपुट के थे वो आधे होकर आउटपुट पे पहुंच रहे थे। यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 वोल्ट है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या पहुंची? 5 का आधा 2.5 वोल्ट तक पहुंची। अब पॉजिटिव वेव यहाँ नज़र आ रही है तो मैंने यहाँ पे यही वाला आउटपुट बनाया। पॉजिटिव वेव मुझे इस हिस्से में नज़र आ रही है तो फिर मैंने इस हिस्से में ये बनाया। पॉजिटिव वेव मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रही है, मैं इस हिस्से में भी यही आउटपुट बना सकती हूँ। मैंने 2-3 साइकिल्स के लिए बना दिया। तो जहाँ जहाँ मुझे पॉजिटिव वेव नज़र आ रही है इनपुट की, मैंने वहाँ वहाँ का आउटपुट कैलकुलेट किया है, वो मैं वहाँ पे बनाती जा रही हूँ। अब मुझे देखना है इसी सर्किट के ऊपर जो ओरिजिनल सर्किट है, मैं उस पर नेगेटिव वेव इनपुट दे के देखूंगी कि क्या होता है, और उसके लिहाज से यहाँ पर फिर आउटपुट बनाकर दिखाऊंगी। ठीक है, लेट अस गो टू द नेक्स्ट साइकिल। देखिए अब ये आ गया आपके पास सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। इसको हम नेगेटिव साइकिल के लिए स्टडी करेंगे। नेगेटिव साइकिल का क्या मतलब है? दोबारा से देख लें कि इनपुट के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं नेगेटिव की, वो नज़र आ रही हैं कि वो -1, -2, -3, -4, -5, मतलब इनपुट की जो वेव्स हैं वो एक नेगेटिव वोल्टेज नहीं है कि -1 होता है या -2 होता है। बहुत सारे हैं, -1 है, -2 है, -3, -5 एंड सो ऑन। इस तरह के वोल्टेजेस हैं। वी कैन नॉट स्टडी द सर्किट फॉर ऑल द वोल्टेजेस इंडिविजुअली। इसलिए क्या करेंगे, किसी एक नेगेटिव वोल्टेज को ले लेते हैं। मैंने अज्यूम किया कि सपोज करें मैंने इनफैक्ट कोई वोल्टेज भी नहीं लिया। मैंने कहा चलें कोई नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है। नेगेटिव वोल्टेज को स्टडी करने के लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो है ये रिप्रेजेंटेशन। देखें ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे ये बताया है कि अगर ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, और इसके साथ -3 लिखा है, तो ये पूरी चीज़ बेसिकली -3 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। या मैं इस तरह से दिखा दूं, या दूसरा तरीका ये है कि सप्लाई वोल्टेज में ऊपर का टर्मिनल नेगेटिव रखूं, नीचे का टर्मिनल पॉजिटिव रखूं। ठीक है, और मैं मैग्नीट्यूड दिखा दूं 3 वोल्ट, तो ये पूरी चीज़ भी -3 वोल्ट को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं सप्लाई वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर और नेगेटिव नीचे नहीं रख रही, मैं ये वाला तरीका यूज़ कर रही हूँ -3 वोल्ट को इंडिकेट करने के लिए, या कोई भी नेगेटिव वोल्टेज इंडिकेट करने के लिए, कि सप्लाई का ऊपर वाला टर्मिनल मैंने नेगेटिव रख दिया, नीचे वाला टर्मिनल सप्लाई का मैंने पॉजिटिव रख दिया, और बीच में लिख दिया उसका मैग्नीट्यूड। अब ये पूरी चीज़ मिलकर माइनस वोल्टेज को इंडिकेट करें, जैसे कि यहाँ पे कि सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल ऊपर रखा, पॉजिटिव टर्मिनल नीचे रखा, और 3 वोल्ट मैग्नीट्यूड में लिख दिया। तो मैंने यहाँ ऊपर माइनस, यहाँ प्लस, और ये मैग्नीट्यूड लिख दिया। ये पूरी चीज़ एक नेगेटिव वोल्टेज को इंडिकेट कर रही है। तो जो पोलैरिटी प्राइमरी पे होगी वही पोलैरिटी सेकेंडरी पे भी आ जाएगी, यानी कि ये माइनस यहाँ आ गया, ये प्लस यहाँ आ गया। इस माइनस का ऑपोजिट साइन ये लिखा हुआ है प्लस, और इस प्लस का ऑपोजिट साइन लिखा हुआ है ये माइनस।
जो कुछ भी मैग्नीट्यूड था यहाँ से लेके यहाँ तक का था, तो यकीनन आधे हिस्से में उस मैग्नीट्यूड का आधा नजर आ रहा होगा, वी एस मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई टू, वी एस मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई टू। ये बेसिकली एक नेगेटिव वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव वोल्टेज के आने से डायोड D1 जो है वो रिवर्स बाइज हो गया। मैंने ये डायरेक्ट ही उस डायोड की को ऑफ दिखा दिया। क्यों दिखा दिया कि D1 का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे था, जब उस पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर ये नेगेटिव वोल्टेज आया तो D1 ऑफ हो गया। मैंने इसको डायरेक्टली ऑफ दिखा दिया। और इस वक्त D2 नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन D2 के ऊपर जो वोल्टेज पहुंच रहा है वो पॉजिटिव है, जब भी D2 डायोड जो है वो ऑन हो गया। यकीनन इस ऊपर वाली ब्रांच के अंदर कोई भी करंट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे लूप ब्रोकन है, पाथ अवेलेबल नहीं है। करंट जो कुछ भी होगा वो यहाँ पर होगा, लेकिन कैसे होगा? क्या करंट का कोई भी डायरेक्शन हो सकता है? नो, करंट का कोई भी डायरेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि डायोड से करंट हमेशा इस डायरेक्शन में गुजरता है। करंट कैन ओनली गो थ्रू द डायोड इन दिस डायरेक्शन, ये ऑपोजिट नहीं गुजर सकता। तो लाजमी करंट पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर होगा, यहाँ जाएगा, यूं करके यूं रिटर्न होगा नेगेटिव टर्मिनल में। सप्लाई आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी हम कैसे देखेंगे? जिस टर्मिनल में करंट एंटर हो रहा है, जिस टर्मिनल में करंट एंटर हो रहा है वो आउटपुट वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल होगा। बाकी Vs की पोलैरिटी, डायोड की पोलैरिटी तो हमें पहले से पता है। तो पता ये चला कि जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो D1 ऑफ हो जाएगा, D2 ऑन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हुआ है। अब हम KVL अप्लाई कर सकते हैं। जब हमें सारी पोलैरिटीज पता चल जाए कि कौन से साइड प्लस है, कौन सा माइनस है, तो फिर आपकी चॉइस है कि आप KVL किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई कर लें। लेट मी अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर किसी ने ऑपोजिट में अप्लाई किया, इसमें बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है। तो अब देखें क्या हो गया, माइनस ऑफ Vs बाई टू, ये रहा माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Vs बाई टू, प्लस Vd डायोड का ड्रॉप। इनफैक्ट ये Vd2 है, लेकिन Vd2 की जगह मैंने यहाँ Vd क्यों लिखा है? क्योंकि हम ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हैं कि Vd1 और Vd2 बराबर हैं और इनकी जगह Vd लिखा जा सकता है। माइनस ऑफ Vs बाई टू प्लस Vd प्लस V0 इक्वल टू 0, ये रहा आपका KVL। V0 को आप रीअरेंज करें और Vs बाई टू माइनस Vd लिख दें। देखें यहाँ पर ये जो Vs का मैग्नीट्यूड मैंने लगाया है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि ये माइनस और ये प्लस और ये मैग्नीट्यूड, ये तीनों चीजें मिलाकर नेगेटिव वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा है। यानी अब जो मैंने यहाँ Vs की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर मुझे उसको माइनस साइन के साथ नहीं बल्कि उसका मैग्नीट्यूड पुट करना है। ठीक है, तो अब जब KVL आ गया मेरे पास, KVL का आंसर ये आ गया और मैंने अज्यूम कर लिया कि डायोड आइडियल है, तो ये एक्सप्रेशन आई है मेरे पास V0 की, मैग्नीट्यूड ऑफ Vs डिवाइड बाई टू। ये क्लियरली बता रहा है कि मुझे यहाँ नेगेटिव साइन इंडिकेट नहीं करना है बल्कि मैग्नीट्यूड पुट करना है। यहाँ पे मॉड का साइन लगा हुआ है। तो अब जरा देखते हैं कि अगर ये हमारे पास एक्सप्रेशन है तो होगा क्या। अगर मैं कहूं कि इनपुट से -1 वोल्ट आ रहा है, तो -1 का मुझे यहाँ क्या पुट करना होगा? मैग्नीट्यूड पुट करना होगा। 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 0.5, यानी इनपुट पर तो -1 वोल्ट आ रहा था प्राइमरी के ऊपर, आउटपुट पे क्या आ रहा था? प्लस 0.5। इनपुट से अगर -2 आ रहा है तो आउटपुट पे क्या आएगा? -2 का मैग्नीट्यूड ले लें 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1, आउटपुट पे आएगा +1। इनपुट से -3 आएगा तो आउटपुट पे क्या आएगा? +1.5। इनपुट से -4 आएगा तो आउटपुट पे क्या आएगा? +2 एंड सो ऑन। और इनपुट से -5 जो हाईएस्ट वोल्टेज है वो आएगा तो आउटपुट पे आएगा +2.5। यानी कि जो कुछ भी इनपुट पे नेगेटिव वोल्टेजेस आ रहे हैं वो ना सिर्फ आधे हो जा रहे हैं बल्कि उसका मैग्नीट्यूड आउटपुट पे पहुंच रहा है। यही हमें प्लॉट करके दिखाना है नेगेटिव साइकिल के दौरान। लेट अस प्लॉट इट इन द नेक्स्ट साइकिल। सो जैसा कि हमने देखा कि नेगेटिव साइकिल के अंदर क्या हो रहा है कि जब -1 इनपुट आ रहा था मैंने +0.5 प्लॉट कर दिया, जब -2 आया मैंने +1 प्लॉट किया, -3 आया मैंने +1.5 प्लॉट किया, -5 आया तो
मैंने प्लस 2.5 प्लॉट किया एंड ज़ाहिर है यहाँ से वही वैल्यूज रिपीट हो रही है, वही मैंने किया। तो देखा जाए तो ये जो वेव है ना सिर्फ ये आधी हो रही है बल्कि आधी होने के बाद इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट हो रहा है, तो ये हमारे पास उसके लिहाज से आउटपुट आ रहा है, जो देखा जाए तो एग्जैक्टली वही आउटपुट है जो कि आपको पॉदर साइकिल के दौरान मिला था। इसकी भी पीक प्लस 2.5 है, इसकी भी पीक प्लस 2.5 है। ये कैसे आया है, आपकी जो लास्ट एक्सप्रेशन आई है उसमें एक एक करके इनपुट के वोल्टेजेस डाल के देखते जाइए कि -1 पे क्या आएगा, -2 पे क्या आएगा, -3 पे, -5 पे क्या आएगा। आपको खुद ब खुद से आउटपुट वोल्टेज के लिए सारे पॉइंट्स मिलते जाएंगे। जब आप ज्वाइन करेंगे ऐसी वेव बनेगी। एग्जैक्टली मैंने अंदाजे से बनाया डेफिनेटली ये, और इसकी पीक वैल्यू आपने लिख देनी है। तो इसी तरह भी हर नेगेटिव साइकिल के दौरान ऐसे ही आउटपुट आएगा। आप इसको बना लें खुद से और यहाँ पे भी Vs/2 लिख दें। तो पता ये चल रहा है कि जब कभी भी हम इनपुट की साइन वेव देते हैं तो उसकी जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसकी आधी आधी वैल्यू की पीक्स जो होती हैं वो बन रही होती हैं सेंटर टैप फुल वेव के थ्रू रेक्टिफिकेशन हासिल करने में। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो इनपुट और आउटपुट की वेव्स हैं इनके अंदर टाइम, इन दोनों के टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है, इन दोनों की फ्रिक्वेंसी में क्या रिलेशन है। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर कि ये जो एक्स एक्सिस है ये टाइम का एक्सिस है। ठीक है, मैंने आधे इस ड्यूरेशन को, आधे इस टाइम को पाई से रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने इस आधे टाइम को भी पाई से, हर आधे टाइम को मैंने पाई से रिप्रेजेंट कर दिया। तो मैंने ये, हमने हाफ वेव के केस में भी डिस्कस किया था कि स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द वेव फॉर्म एंड ट्रेवल सच अ डिस्टेंस सो दैट द वेव स्टार्ट्स रिपीटिंग इटसेल्फ। द सेम वी विल डू फॉर हेयर। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हेयर। एक पाई टाइम गुजारा, एक और पाई टाइम गुजारा, यहाँ आने के बाद यही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है ना। देखिए यही चीज़ रिपीट हो रही है, फिर यही चीज़ रिपीट होगी। तो ये बेसिकली पूरी एक वेव आ गई। इसका टाइम कितना है, पाई प्लस पाई, 2 पाई इस वेव का टाइम पीरियड है। अब आ जाते हैं आउटपुट वेव की तरफ। इसके भी हर हाफ ड्यूरेशन को आपने पाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं रिपीटिशन चेक करूँ तो मैं देखूंगी यहाँ से स्टार्ट करके सिर्फ मैं अगर यहाँ तक ही पहुँची होंगी, फिर इसके बाद यही चीज़ रिपीट हो रही है। तो रिपीटिशन कब स्टार्ट हो रही है, हर पाई ड्यूरेशन के बाद ही रिपीटिशन स्टार्ट हो रही है। अब वो वेव बनी किस डायोड की वजह से थी, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। हमें सिर्फ देखना है कि कितनी ड्यूरेशन बाद वेव ने अपने आप को रिपीट किया, हर पाई टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करी है, इसका ये टाइम पीरियड आ गया पाई। तो अब हम देखते हैं कि ये दोनों का टाइम पीरियड ज़रा कंपेयर करते हैं। मैंने यहाँ क्या किया, आउटपुट टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय इनपुट का टाइम पीरियड कर दिया। आउटपुट का टाइम पीरियड है पाई, इनपुट का टाइम पीरियड है 2 पाई। रेशो निकाल लिया इसका, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, पाई डिवाइड बाय 2 पाई, 1/2 आंसर आ गया। तो टाइम पीरियड का रेशो क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। इनपुट से आउटपुट जाने की तरफ टाइम पीरियड क्या हो रहा है, टाइम पीरियड आधा हो जा रहा है। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो क्या होगा, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर टाइम पीरियड 1/2 हाफ हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1/2 को 1 में ले जाएं, यानी 1/1/2 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी आपकी डबल हो जाएगी। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनपुट की फ्रीक्वेंसी दूंगी 50 हर्ट्ज तो आउटपुट वेव की फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली मुझे 100 हर्ट्ज की मिल रही होगी। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज दूंगी, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली मुझे डबल मिल रही होगी। दोबारा से बता रही हूँ कि चूंकि टाइम पीरियड आउटपुट और इनपुट का कंपेयर किया तो इनपुट के मुकाबले में आउटपुट का टाइम पीरियड 1/2 हाफ हो गया, तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी। वो डिवाइडेड बाय 2 हो गई टाइम पीरियड, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 2 यानी ट्वाइस। तो इसीलिए जो कुछ भी इनपुट की फ्रीक्वेंसी होगी वो डबल होकर आपको आउटपुट पर मिल रही होगी। ठीक है, जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे यू कैन ऑलवेज वेरीफाई दिस। Okay, so in this slide we are going to find the peak inverse voltage for a center tap rectifier. We also calculated the peak inverse voltage for a diode in a half wave rectifier. So the method that we followed
in half wave rectifier will be followed over here too. फॉर एग्जाम्पल पीक इनवर्स वोल्टेज को थोड़ा सा रिमाइंड कर लें कि होता क्या था कि अगर किसी सर्किट में आपको कोई डायोड ऑफ नज़र आ रहा है तो हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उस ऑफ डायोड के ऊपर कितना वोल्टेज अपीयर हो रहा है। डेफिनेटली वो वोल्टेज नेगेटिव है, जब तो वो डायोड ऑफ है। तो अब मैंने क्या किया है, इट इज़ टोटली माई चॉइस कि मैं पॉजिटिव साइकिल ले लूँ या नेगेटिव साइकिल ले लूँ और PIV D1 डायोड के लिए निकाल लूँ या D2 डायोड के लिए निकाल लूँ। टोटली माई चॉइस और टोटली योर चॉइस, आपकी मर्जी है, आप किसी एक डायोड के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वक्त मैंने रैंडमली बेसिकली वही साइकिल ले ली जो अभी लास्टली आपने स्टडी की है। क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ ऊपर टर्मिनल नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ मैग्नीट्यूड है। दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि ये नेगेटिव साइकिल की का सर्किट मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, जब नेगेटिव साइकिल आई थी तो D1 डायोड जो था वो बेसिकली ऑफ हो गया था, मैंने उसकी जगह ओपन सर्किट दिखाया। D2 डायोड ऑन हो गया था, उसका जो KVL वगैरह लगा था वो बेसिकली यहाँ पे आपने लगाया था, कुछ V0 की वैल्यू भी आ रही थी, वो हमने कैलकुलेट किया था। उसका जो भी KVL था नेगेटिव साइकिल का, उसको मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है सो दैट आई कैन रिकॉल के V0 की वैल्यू क्या आ रही थी जब नेगेटिव साइकिल थी। V0 की वैल्यू नेगेटिव साइकिल के दौरान ये आ रही थी व्हेन द डायोड वाज आइडियल, और ये आ रही थी व्हेन द डायोड वाज कंसीडर्ड प्रैक्टिकल। अब बेसिकली मैं इस वक्त ये देखना चाह रही हूँ कि व्हेन D2 वाज ऑन, D1 तो ऑफ था, तो D1 पे कितना वोल्टेज अपीयर हो रहा था जिसने कि इसको ऑफ कराया हुआ था। फॉर दिस पर्पज लेट मी रिकॉल द ओरिजिनल सर्किट, जिसमें कि मुझे याद होना चाहिए कि D1 का पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड के ऊपर था, तो जहाँ D1 का पॉजिटिव टर्मिनल होगा मैं वहाँ PIV की नेगेटिव साइन लगाऊंगी, जहाँ D1 का नेगेटिव टर्मिनल होगा मैं वहाँ PIV का पॉजिटिव साइन लगाऊंगी, और ये PIV मैंने यहाँ लिख दिया। इनकी पोलैरिटी की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव साइकिल में जो इनकी पोलैरिटी थी वही रहेगी। नेगेटिव साइकिल में जो V0 की पोलैरिटी थी, जो कि बेसिकली इसके करंट की वजह से आपने सेट की थी कि इसके इस टर्मिनल में पॉजिटिव में एंटर हो रहा था, इसकी पोलैरिटी भी एज इट इज रहेगी। एक PIV जो था जो कि मिसिंग था, उसकी पोलैरिटी को मैंने लगा लिया। अब जब मेरे पास तमाम के तमाम कंपोनेंट्स की पोलैरिटीज अवेलेबल है, इट इज़ टोटली माय चॉइस कि मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में KVL लगा दूं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में KVL लगा दूं। यहाँ मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में KVL लगाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल प्लस ऑफ VS/2 ये लिखा हुआ है, माइनस ऑफ PIV एंड प्लस ऑफ V0, माइनस ऑफ PIV प्लस ऑफ V0 इक्वल टू 0। PIV किसके बराबर हो गया, VS/2 प्लस V0 के। प्लीज रिमेंबर कि हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर V0 की जगह हमने 0 पुट किया था, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है कि इस वक्त यहाँ पर V0 0 नहीं है, क्योंकि जब नेगेटिव साइकिल आ रही थी तो आउटपुट 0 नहीं था, बल्कि डायोड D2 ऑन था और उसकी वजह से कुछ V0 प्रोड्यूस हो रहा था, जिसकी एक्सप्रेशन ये है VS/2 माइनस VD। तो यही VS/2 माइनस VD मैंने यहाँ V0 की जगह लिखा, तो VS/2 ऐड होके VS बन गया और माइनस VD एज इट इज आ गया। अब पता क्या चल रहा है, पता ये चल रहा है कि जरा VS देखें, VS कौन सा वोल्टेज है। यहाँ VS/2 आउट PIV नहीं आ रहा, VS आ रहा है। VS तो क्या होगा, इसका भी सम और इसका भी सम, इन दोनों का टोटल वोल्टेज VS होगा ना, क्योंकि ये आधा VS/2 है, आधा VS/2 है। तो हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि ये जो डायोड ऑफ हुआ है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VS/2 होता, शायद अगर ये ऑफ है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़ाहिर इस लूप में ये वोल्टेज लिखा है तो इसके अक्रॉस यही वोल्टेज होगा। ऐसा नहीं है, फुल सेकेंडरी वोल्टेज इस वक्त इसके अक्रॉस अवेलेबल है, जबकि ये डायोड D1 ऑफ हुआ है। VD को मैं अगर आइडियल सपोज करके निगलेक्ट कर दूं तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये डायोड ऑफ है। मैं एक्सपेक्ट करी थी कि VS/2 वोल्टेज जो है वो इसके ऊपर अपीयर हो रहा होगा, नो ऐसा नहीं है। क्लियर नज़र आ रहा है कि फुल सेकेंडरी वोल्टेज इसके ऊपर अपीयर हो रहा होगा जब ये डायोड जो है ऑफ है, क्योंकि यहाँ VS का टर्म आ रहा है, VS/2 का टर्म नहीं आ रहा। इसी मुनासबत से डेफिनेटली अब आप अपना डायोड परचेज करेंगे। ओके, लास्टली इस स्लाइड के अंदर हम देख सकते हैं कि वी हैव समराइज्ड ऑल द फीचर्स ऑफ द स्टैंडर्ड टाइप फुल वेव रेक्टिफायर।
Point number 1 says कि a center tap full wave rectifier uses a center tap transformer which has a tapping at the center and this tapping divides the voltage into two equal halves. देखिए बात आपको पहले ही सेंटर टैप के स्टार्ट में ही बता दी गई थी कि सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर जो है उसके अंदर एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है और उसका काम बेसिकली यही होता है कि फुल सेकेंडरी वोल्टेज को दो हाफ्स में डिवाइड कर सके. यही चीज़ बेसिकली यहाँ पे बता दी गई है. अच्छा, एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर जिसमें के हर आधे साइकिल के अंदर आउटपुट आ रहा था और आधे साइकिल में ज़ीरो आ रहा था, सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर के अंदर क्या हो रहा है, हर साइकिल के अंदर आउटपुट आ रहा है. पॉजिटिव में भी आउटपुट आ रहा है, नेगेटिव में भी आउटपुट आ रहा है, ज़ीरो किसी में भी नहीं आ रहा. तो इट इज़ वेरी मच अंडरस्टूड कि अगर हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट को मैं डीसी में कन्वर्ट करूं, यकीनन उसकी वैल्यू कम आएगी. जबकि अगर मैं सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट को डीसी में कन्वर्ट करूं, यकीनन उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी क्योंकि वो हर साइकिल में आउटपुट दे रहा है. सो नाउ वी कैन क्लियरली से कि डीसी इक्विवेलेंट या एवरेज वोल्टेज जो कि सेंटर टैप रेक्टिफायर का आ रहा है वो हाफ वेव रेक्टिफायर के मुकाबले में ज़्यादा होगा डेफिनेटली. अच्छा, मज़ीद ये कि जिस वक्त हमने वेव फॉर्म स्टडी की है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर की, हमने बहुत क्लियरली आउटपुट के अंदर देखा है कि अगर इनपुट जो है वो मैक्सिमम 0 से 5 तक जा रहा है तो आउटपुट जो है वो 0 से 2.5 तक जा रहा होगा. इसलिए कि हमने देखा था कि आउटपुट में Vs डिवाइडेड बाय 2 की एक्सप्रेशन आई थी. दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि Vs सप्लाई वोल्टेज की जो भी वैल्यू होगी वो 2 से डिवाइड होकर आउटपुट पे पहुंच रही है. तो ये बात हमें क्लियर पता चल गई कि सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में जो वोल्टेज अवेलेबल है वो कितना आ रहा होगा, उतना आ रहा होगा फुल सेकेंडरी के ऊपर जो भी वोल्टेज है उसका आधा वोल्टेज जो है वो आउटपुट पे आ रहा है. ठीक है. अच्छा, एक नई बात, ये सारे तीनों पॉइंट्स आप ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. ठीक है. लास्ट पॉइंट जो है वो थोड़ा सा नया है और वो ये कह रहा है कि सेंटर टैप रेक्टिफायर का जो भी आउटपुट आ रहा है वो आधा आ रहा है एज कंपेयर टू द ब्रिज रेक्टिफायर. देखिए सो फार वी हैवंट स्टडीड ब्रिज रेक्टिफायर, बट एक चीज़ यहाँ से हमें पता चल रही है वो ये कि सेंटर टैप में जो आउटपुट आधा आधा आ रहा है क्योंकि टैपिंग की वजह से आउटपुट डिवाइड हो गया था, दायरे वही आउटपुट पे आ रहा है हाफ ऑफ द इनपुट. तो अब ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर यकीनन ऐसा होता होगा कि फुल आउटपुट आता होगा और डिवाइड नहीं होता होगा. जब भी यहाँ पे शायद ये कहा जा रहा है कि ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट जो है वो ज़्यादा है और सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का उसके मुकाबले में हाफ आ रहा है. ठीक है. तो पता ये चला कि एज कम्पेयर टू द ब्रिज रेक्टिफायर सेंटर टैप रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो हाफ है. ये बात कैसे वेरीफाई हो जाएगी, जब हम ब्रिज रेक्टिफायर देखेंगे तो उसके अंदर बात वेरीफाई हो जाएगी.